नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी गोदरेज ग्रुप की कंपनी है और आप जैसा जानते हैं गोदरेज ग्रुप, गोदरेज फैमिली काफी पॉपुलर है इंडिया में और ये इंडस्ट्रियल्स में, एग्रोकेमिकल में, एग्री बिजनेसेस में और रियल एस्टेट जैसे बहुत सारे बिजनेसेस में इनका प्रेजेंस है। पर आज हम गोदरेज ग्रुप के बारे में नहीं, उनकी एक कंपनी गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। इस कंपनी की अगर आप देखेंगे डिटेल दोस्तों, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। इसकी लिस्टिंग अगर आप देखेंगे 2018 में हुई थी, पर उसके पहले की थोड़ी हिस्ट्री जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए। चलिए उससे शुरुआत करते हैं। आदि गोरे जो इसके ओनर रहे हैं, अभी भी ये कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी डॉटर निसाबा गोदरेज को 2008 में इस कंपनी के डायरेक्टर्स में ऐड किया। इसकी एक वजह ये भी थी कि ये कंपनी इतने सालों से ऑपरेट करने के बाद भी काफी अच्छे प्रॉफिट नहीं बना रही थी और ये कंपनी कमोडिटी बिजनेस में होने के नाते और एग्रीकल्चर एक्सपोजर होने के नाते, सीजनैलिटी होने के नाते बहुत ज्यादा इश्यूज में बार बार एंटर हो रही थी और वो इश्यूज आज भी कुछ हद तक इस कंपनी में प्रेजेंस है और बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व भी हुए हैं। नुसाबा गोदरेज की इस कंपनी में 2008 में एंट्री होने के बाद उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस किए। सबसे पहले इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, क्योंकि ये हार्वर्ड बिजनेस से पढ़ी थी, अपने क्लासमेट्स को ऐड किया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे सीधे सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के इंप्रूव हो गए। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था इनका। ये वहीं तक नहीं रुकी, इन्होंने बलराम सिंह यादव, जो कि आज देखेंगे आज के टाइम पे एमडी एंड सीईओ है, उन्हें 3 लेवल का स्किप लेवल प्रमोशन देके सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बना दिया। ये चेंज भी बहुत अच्छा था। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, और जब से बलराम सिंह यादव इस कंपनी के सीईओ है, ये गोदरेज ग्रुप की कंपनी एक फैमिली बिजनेस होने के बावजूद प्रोफेशनली मैनेज है। ये दूसरी चीज इस कंपनी की अभी तक हम समझे हैं जो कि बहुत अच्छी है। पहली तो ये गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, तो यहाँ कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंसर्न हमारा नहीं होगा। सेकेंड, ये फैमिली बिजनेस होने के बावजूद प्रोफेशनली मैनेज्ड है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है कोई भी शेयर होल्डर्स के लिए। तो यहाँ दो बहुत अच्छी चीजें हैं। बलराम सिंह यादव का थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे तो इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से अपना एमबीए किया हुआ है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे काफी टाइम 2001 से ये इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और 2009 से ये इस कंपनी के सीईओ बन गए। इन्होंने इस कंपनी में एंट्री होने के बाद काफी बिजनेसेस जिसमें इस कंपनी की पकड़ अच्छी नहीं थी, उसे सेल कर दिया या उसे उसमें नए प्रमोटर्स लेके आए और उससे एग्जिट कर दिया। इसके अलावा इन्होंने एक इंटरेस्टिंग डिवीजन की भी शुरुआत की जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इनका फोकस बहुत अच्छा था कि ये पहले तो एक्विजिशंस भी कर रहे थे, जहां कंपनी की पकड़ अच्छी नहीं थी वहां उन्होंने अपने स्टेक डाइल्यूट किए और कहीं कहीं अगर देख रहे हैं कि कंपनी अच्छी कर रही है तो उसे बाय भी किया है, जिसके बारे में इंटरेस्टिंग चीजें हैं और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इस कंपनी के, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो इस कंपनी का अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई और ये कंपनी एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है, जो कि 5 मेन ऑपरेशन बिजनेसेस हैं इस कंपनी के। सबसे पहला है एनिमल फीड, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका कंट्रीब्यूट करता है। शुरुआती दौर में ये कंपनी ज्यादातर 2/3 रेवेन्यू इनका इससे ही आता था, अब हालांकि थोड़ा कम हुआ है। सेकेंड सेगमेंट है क्रॉप प्रोटेक्शन, थर्ड है ऑयल पाम, फोर्थ है डेयरी, इसके बाद है पोल्ट्री एंड प्रोसेस फूड। ये सारे सेगमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में अगर हम एक एक में जाएंगे दोस्तों तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वीडियो जितना हद तक पॉसिबल हो हम लिमिटेड रखें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये 5 बिजनेस हैं जो हम जिसके बारे में अच्छे से समझेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी का एनालिसिस में बहुत एफर्ट गया है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी इतनी डाइवर्सिफाइड है, इतने ज्यादा सेगमेंट है, उन्हें समझना, उनके साइकिल को समझना, उनका इम्पैक्ट समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको वो सब चीजें बहुत आसानी तरीके से और काफी कम टाइम में बता सकूं। इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये कंपनी लीडर है एनिमल फीड सेगमेंट और पाम ऑयल प्रोडक्शन में इंडिया में। ये दो सेगमेंट जो है इसमें इसकी पकड़ अच्छी है और बाकी जो सेगमेंट है उसमें कंपनी छोटी प्लेयर है, बहुत बड़ी प्लेयर अभी नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, एनिमल फीड बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो एनिमल फीड में अगर आप देखेंगे, एनिमल फीड क्या होता है दोस्तों, बेसिकली आप ऐसी चीजें अपने एनिमल्स को खिलाइए जिससे उनका जो एंड प्रोडक्ट हो वो बढ़ जाए। जैसे आप काउस को ऐसी चीजें खिलाइए जिससे उसका जो मिल्क है वो ज्यादा दे सके। सिमिलरली पोल्ट्री का फीड होता है दोस्तों, फिश और श्रिम्प के लिए भी होता है, जिससे उनकी साइजेस बढ़े, जिससे उनसे ज्यादा चिकन या प्रोटीन जो जो भी है वो ज्यादा मिले। तो ये एनिमल फीड का सेगमेंट होता है। इसमें ये ऐसे ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सेल करते हैं, जिसके तहत आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों, इनका जो एंड सेगमेंट क्या है, बेसिकली इनका एंड सेगमेंट मिल्क, चिकन, फिश यही है। एंड सेगमेंट प्रोटीन है, जिसकी अगर आप देखेंगे दोस्तों 30 to 35% डिमांड है वो हॉरेका सेगमेंट से आती है, होटल रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग डिवीजन से, जो कि 33% कंट्रीब्यूट करता है। और आप जैसे जानते हैं पैंडेमिक में ये सेगमेंट पूरी तरह से ठप पड़ा था, काफी टाइम बाद ये ओपन भी हुआ, पर फिर भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे सेगमेंट में, तो ये सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। फिर भी कंपनी काफी रिजिलियंट रही, इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा।
और जैसा मैंने बताया कि ये सेगमेंट में कंपनी टॉप 3 में या नंबर 1 है इंडिया में, और यही सेम चीज बलराम सिंह यादव ने क्या किया, सेम चीज इन्होंने रेप्लिकेट किया बांग्लादेश में। तो इनकी एक जॉइंट वेंचर है 50-50 बांग्लादेश में, जिसका नाम है एडवांस केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि ये सेम एनिमल फीड बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। और उसके परफॉर्मेंस तो दोस्तों इस साल बहुत बेहतरीन रहे हैं। रेवेन्यू 21% ग्रो हुई, प्रॉफिट और देखेंगे 43% ग्रो हुई। तो बांग्लादेश में भी इनकी एक सब्सिडरी है एनिमल फीड में, जो कि बहुत अच्छा कर रही है। थोड़ा और मैं बात करना चाहूंगा फिश एंड श्रिम्प फीड के बारे में, जिसमें कंपनी ने बाद में एंट्री ली है। पर यहाँ इस साल इंडस्ट्री डिक्लाइन होने के बावजूद इन्हें ग्रोथ देखने मिला। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो यहाँ देखेंगे ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या हो रही है दोस्तों, कि जो श्रिम्प फीड में एक तो ये मार्केट शेयर गेन कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट करना चाहती है श्रिम्प इंडस्ट्री को, और इसके तहत उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी 5 से 15% कर दी, जिससे इंडियन प्लेयर्स को फायदा हो, जिसमें गोदरेज एग्रोवेट को ऑब्वियसली फायदा होगा, और फिश और श्रिम्प में जो भी ऑपरेट करते हैं उन्हें फायदा होगा, जैसे कि अवंती हो गया और भी कंपनीज है। पर गोदरेज एग्रोवेट एक बेनिफिशियरी होने वाली है, क्योंकि ये फिश एंड श्रिम्प का फीड बनाती है। ये सब ट्रेंड देखते हुए इन्होंने इसमें एक्सपांशन की कोशिश की है, जिसके तहत एक ये नया फिश फीड प्लांट बना रहे हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ आगे इनसे इन्हें यहाँ से ग्रोथ आने मिलेगी। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हालांकि ये नंबर वेरी करते रहते हैं, पर एनिमल फीड जो सेगमेंट है इनका 50% रेवेन्यू देता है और 35% इनका प्रॉफिट देता है ओवरऑल पोर्टफोलियो में। इसमें ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे, क्योंकि ये B2B सेगमेंट है, इसमें प्राइसिंग कंट्रोल नहीं होता दोस्तों। तो B2 ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, वॉल्यूम ग्रोथ, जिसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम, जो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफिशिएंट, वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा। तो यहाँ ग्रोथ ड्राइवर होने वाला है वॉल्यूम, जिसपे कंपनी का बहुत अच्छे से फोकस है, जो कि अच्छी चीज है। इसके अलावा आप अगर वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे तो आपको मार्केट शेयर भी मिलेगा, आप इफिशिएंट प्लेयर बनेंगे। और दोस्तों पैंडेमिक ऐसा टाइम होता है जो सबके लिए बुरा होता है, पर कुछ प्लेयर्स के लिए वो अच्छा होता है। वो कैसे, कि जब आता है ऐसा टाइम, जब बुरा टाइम आता है, सबके लिए बुरा होता है, मार्केट से श्रिंक होता है, सबको नुकसान होता है, पर छोटे प्लेयर बंद हो जाते हैं। ऐसे टाइम में बड़े बड़े प्लेयर मार्केट शेयर गेन करते हैं। तो जब टाइम अच्छा वापस से आता है, बड़े प्लेयर्स के साथ मार्केट शेयर और बढ़ जाता है, वॉल्यूम और बढ़ जाता है। तो हालांकि ये टाइम अभी बुरा है गोदरेज एग्रोवेट और बाकी कंपनीज के लिए सेगमेंट में, पर गोदरेज एग्रोवेट क्योंकि ये अगर आप देखेंगे बड़ा प्लेयर है इसमें, इसके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मार्केट शेयर गेन करेगा। इसके अलावा कंपनी का प्लान रहेगा कि और ज्योग्राफीज में घुसे और एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज में और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ाए। फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो Q4 के नंबर दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, और FY21 FY20 का भी अगर आप डेटा देखेंगे तो डिग्रोथ आया है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री डिग्रो हुई है, तो कंपनी के भी वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे डिग्रोथ हुए हैं। रेवेन्यू भी देखेंगे आप, इनका यहाँ पे डिग्रोथ देखने मिला है। इस क्वार्टर का 799 करोड़ हुआ था, जबकि अगर आप Q4 FY20 से कंपेयर करेंगे वो 81 करोड़ का हुआ करता था। अगर आप देखेंगे सेल्स वॉल्यूम घटे हैं, रेवेन्यू घटा है, इसके बावजूद इनके प्रॉफिट्स बढ़े हैं। इसका रीजन रहा है सिंपल, कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा गिरे हैं, जिसकी वजह से इनका मार्जिन एक्सपांशन हुआ है। और सेगमेंट का मार्जिन अगर आप देखेंगे 7%, जो कि काफी हाई है इनके लिए, वो हुआ है। ये सेगमेंट अगर आप देखेंगे दोस्तों ओवरऑल, तो ये काफी लो मार्जिन का सेगमेंट है, पर इनका कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी से आता है। और ये एक बड़ी वजह है कि कंपनी इसमें लीडिंग प्लेयर है, पर मार्जिन बहुत कम है। इसकी वजह से इनके वैल्यूएशन भी बहुत कम रहते हैं इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट है क्रॉप प्रोटेक्शन का। क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब ये जो फसल उगाई जाती है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कैसे ग्रो किया जाए, उसमें ये मदद करते हैं। तो उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स, जेनरिक एग्रोकेमिकल, स्पेशलाइज हर्बिसाइड्स, ये सब ये देते हैं फार्मर्स को, जिसके तहत उनके प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो सके, वो दूसरे इंसेक्ट्स या हब से बच सके। ये काम इस सेगमेंट से होता है दोस्तों। तो इनका ये जो सेगमेंट है, इसमें एक प्रॉब्लम रहा था कि जो कलेक्शंस है वो इतने अच्छे से हो नहीं रहे थे, जो इस पे इन्होंने फोकस किया लास्ट ईयर, और वो इम्प्रूव हुआ। और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल साइकिल पे भी इन्होंने काफी ज्यादा फोकस करके उसे भी इम्प्रूव किया। इसके अलावा कंपनी ने इस सेगमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन रूट है, वो खुद के प्रोडक्ट, ये कंपनी एक खुद इन हाउस प्रोडक्ट भी बना के सेल करती है क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट में। इसके अलावा ये लाइसेंस दूसरे जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं जापान या उनके जो प्रोडक्ट हैं उनका लाइसेंस लेके इंडिया में सेल करती है। उस तो वो भी सेल बढ़ाने के लिए दोस्तों ये दूसरे जो एग्रोकेमिकल पार्टनर्स हैं इंडिया में, उनसे पार्टनरशिप कर रही है, ताकि अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सके। अच्छी चीज है ये। इस सेगमेंट की बात करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन, ये रेवेन्यू में 17% कंट्रीब्यूट करता है, पर प्रॉफिट में देखिए 44% कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों फाइनेंशियल्स के बारे में देखोगे, तो इसका जो रेवेन्यू है ये आप देखेंगे 40% के अराउंड ग्रोथ हुआ है, और ईयरली नंबर्स भी, और क्वार्टरली नंबर ईयर ऑन ईयर 39%, और
ईयरली नंबर ईयर ऑन ईयर 2.4% ग्रोथ आया है। और इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो बहुत अच्छे बेहतरीन ग्रोथ देखने मिला है हमें क्वार्टर नंबर्स में, और ईयरली नंबर में डी ग्रोथ देखने मिला है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस सेगमेंट की मार्जिन बहुत बेहतरीन है दोस्तों, और यही वजह है कि ये रेवेन्यू में कम कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद प्रॉफिट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने एस्टेक लाइफ साइंसेज का एक्विजिशन किया था 2015 में। उसमें ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एस्टेक लाइफ साइंसेज। अगर आप देखेंगे आज के टाइम में इनकी सब्सिडरी है जो अलग से भी लिस्टेड है, और एक टाइम था जब कंपनी प्लान कर रही थी इसे मर्ज कर दिया जाए, पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर एग्री नहीं किया, इसके लिए मर्ज नहीं हो पाई। एस्टेक लाइफ साइंसेज बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों। ये R&D ड्रिवन कंपनी है जो एग्रोकेमिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाती है। इस बिजनेस में ये क्या करते हैं कि ये बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बल्क में डील करते हैं। इनकी मार्जिन वगैरह प्रोफाइल बहुत अच्छी है, और ये एक्विजिशन इस कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन गया। इस सेगमेंट में जो एस्टेक है दोस्तों, एस्टेक को हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें कवर करेंगे। एस्टेक बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और पर इसमें हम बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे। पर एस्टेक्स का अगर आप एक नंबर्स में बताऊं दोस्तों, तो जब इन्होंने एक्वायर किया था 2015 में, ये कंपनी 400 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, अभी 2600 करोड़ के आसपास है। तो इस सेगमेंट में बहुत बेहतरीन ग्रोथ हमें देखने मिली है। इसमें अगर आप दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर देखेंगे तो हर्बिसाइड प्लांट कमीशन किया 115 करोड़ इन्वेस्ट करके, तो ये एस्टेक के लिए भी अच्छा है, गोदरेज के लिए भी अच्छा है। तो ये देखेंगे तो यहाँ से डाइवर्सिफिकेशन आएगा हर्बिसाइड्स में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये अपने R&D एफर्ट्स इंप्रूव करने के लिए इन्होंने एक नया R&D सेंटर बना रहे हैं। जब तक वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता तब तक इन्होंने डोंबिवली में अपना R&D सेटअप टेम्परेली सेटअप किया हुआ है लीज पे लेके। इसके अलावा इन्होंने एक नए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की भी लॉन्च की थी इस सेगमेंट में। तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे एस्टेक लाइफ साइंसेज जो इसकी सब्सिडरी है, ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। और आप जानते हैं CDMO बहुत ही पॉपुलर है और इस टाइम पे बहुत अच्छा से चल रहा है, एग्रीकेमिकल और फार्मास्यूटिकल दोनों इस सेगमेंट में। इसमें वॉल्यूम का गेम होता है, मार्जिन भी अच्छे हैं, और बड़े बड़े प्लेयर जो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते वो आउटसोर्स कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं। तो ये बिजनेस में ग्रोथ भी बहुत देखने में मिल रहा है, और इंडिया पे लोगों की ट्रस्ट बेटर है, इसलिए इंडियन कंपनीज को ये बिजनेस काफी ज्यादा मिल भी रहा है दोस्तों। इसका रेवेन्यू देखेंगे, हालांकि हाई बेस की वजह से डिक्लाइन जरूर देखने मिला है, पर ये कंपनी ने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया है। ईयरली नंबर्स देखेंगे, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने मिली है, एबिटा में ग्रोथ देखने मिली है 23%। तो ओवरऑल इस बिजनेस ने भी अच्छा किया है। एबिटा मार्जिन वगैरह भी देखेंगे दोस्तों, इसका 23-26 के आसपास रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन है। चलिए इसके नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं। पाम ऑयल, जैसा हमने देखा था पाम ऑयल में ये इंडिया में सबसे बड़े प्लेयर हैं, पर पाम ऑयल में अगर आप देखेंगे मलेशियन और इंडोनेशियन कंपनीज डोमिनेट करती हैं। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ फेवरेबल एक्शन किए थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड पाम ऑयल का और पाम कर्नेल ऑयल का। 75,000 हेक्टेयर जमीन जो कल्टीवेशन का लैंड है वो इनके पास है। इसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक और नए डिस्ट्रिक्ट महाबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट में कंपनी को लैंड अलॉट किया है, जिसमें कंपनी का मानना है कि 28,164 हेक्टेयर की जमीन जो है जहां पे पाम ऑयल कल्टीवेट किया जा सकता है। तो यहाँ से एक अच्छा ग्रोथ देखने में मिल सकता है। कंपनी के लिए कुछ चीजें फेवरेबल रही है 2019 से पाम ऑयल सेगमेंट में, क्योंकि 2019 से पाम ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे क्योंकि मलेशिया से सप्लाई कम हुआ था। इसके अलावा गवर्नमेंट भी लोकल प्लेयर्स को सपोर्ट कर रही थी, जिसमें इन्होंने 15% इंपोर्ट ड्यूटी डाला था। हालांकि अभी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ने की वजह से क्रूड पाम ऑयल प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि गवर्नमेंट पे प्रेशर आया। उन्होंने 3 महीने के लिए ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है 15 से 10% कम कर दिया, जो जिसकी वजह से जो क्रूड पाम ऑयल का जो नेट अप्लीकेबल टैक्स है वो 35.75 से 30% आ गया। तो हालांकि प्राइसेस थोड़े डिक्लाइन जरूर हुए हैं आप, पर ओवरऑल प्राइसेस काफी एलिवेटेड हैं, जिसकी वजह से कंपनी को फायदा हो रहा है, क्योंकि अब ये कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, क्योंकि अब इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, ग्लोबली प्राइसेस ज्यादा हैं, तो ये कम्पीट कर सकते हैं ग्लोबल प्लेयर से, और इंडिया का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम कर सकते हैं। पर ये कंपनी को वो फायदा मिल नहीं पाया। रीजन रहा था व्हाइट फ्लाई, जिसने इनका लास्ट ईयर क्रॉप इन्फेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ये इनको जो फ्रेश फ्रूट ब्रांचेस जिससे पाम ऑयल बनता है बाद में जो एंड प्रोडक्ट है, ये एंड प्रोडक्ट तो B2B सेगमेंट है, इसमें ज्यादा इनका बहुत फोकस नहीं है। पर ये पाम ऑयल के लिए जो प्लांट है वो उसमें बहुत ज्यादा फोकस है, लैंड एक्वायर करके उसको फार्मर्स को हेल्प करना, उनसे पाम फ्रूट है उसे ग्रो करना, और उसके लिए जो मटेरियल है वो सब देना, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। तो ये अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर कंपनी है पाम ऑयल में, पाम ऑयल तो उसका एंड प्रोडक्ट है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कंपनी को फायदा बहुत ज्यादा हो सकता था, पर वो लास्ट ईयर ले नहीं पाए थे। इस साल जरूर इन्हें फायदा हुआ है, पर टेम्परेरी थोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से थोड़ा मार्जिन इंपैक्ट हो सकते हैं, पर ये टेम्परेरी है। ओवरऑल गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट करती रहेगी तो ये पाम ऑयल में और ग्रो कर सकते हैं, और इंडिया का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है ऑयल में उसे कम कर सकते हैं। इंडिया आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्ट करता है, और पाम ऑयल में ये कंपनी यहाँ हेल्प कर सकती है।
इस कंपनी का अगर इस सेगमेंट का ग्रोथ ड्राइवर देखेंगे तो कंपनी का फोकस रहेगा कि जो लैंड एरिया है पाम ऑयल कल्टीवेशन का उसे बढ़ाया जाए आंध्र प्रदेश तेलंगाना के और बाहर, वहाँ तो ये इनका काफ़ी डोमिनेंट प्रेजेंट है ही है। इसके अलावा कंपनी का फोकस रहेगा, क्योंकि ये बस एक एग्रीकल्चर कंपनी रहेगी तो इतने ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे, और कंपनी से हमें फोकस होता है कि वो यील्ड बढ़ाए, और वो तभी बढ़ेगा जब वो R&D करेंगे और ऐसे ऐसे प्रोसेसेस या केमिकल्स इनोवेट करेंगे या चीज़ें इनोवेट करेंगे जिससे फ्रेश फ्रूट ब्रांचेस सेम से ज़्यादा ऑयल निकल सके। ये R&D प्रोसेस कंपनी काफ़ी टाइम से कर रही है, और इसमें आगे उम्मीदें हैं कि ये जो ऑयल एक्सट्रैक्शन रेशियो है वो बढ़ा सके इसमें। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि वो एक नेशनल मिशन चालू करे जिसमें हम जो इम्पोर्ट है एडिबल ऑयल का वो कम कर सके, और हमारा जो इंडिया का बिजनेस है वो बढ़ सके, जिससे फार्मर्स को भी फायदा होगा और कंपनीज को भी फायदा होगा, गोदरेज एग्रोवेट जैसी। तो ये कंपनी का फोकस यही रहेगा दोस्तों। तो ग्रोथ ड्राइवर्स R&D से आना चाहिए, नया लैंड एरिया मिल रहा है उससे आना चाहिए, और गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा उससे भी इन्हें काफी फायदा होगा। ये सेगमेंट देखेंगे 10% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है, 15% प्रॉफिट में, तो इसकी जो मार्जिन है वो बेटर है थोड़े। पर सेगमेंट मार्जिन अगर आप देखेंगे दोस्तों 12-13 के आसपास हमें देखने मिले हैं FY20 FY21 में। इस क्वार्टर में इतने ज्यादा मार्जिन अच्छे नहीं है, पर ओवरऑल देखेंगे ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नंबर्स में ग्रोथ देखने मिला है, ईयर ऑन ईयर ईयरली नंबर्स में भी हमें ग्रोथ देखने मिला है, और प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने मिला है क्वार्टरली नंबर्स में। ईयर ऑन ईयर जरूर हमें डिक्लाइन देखने मिला है। तो हालांकि इंटरनेशनली प्राइसेस फेवरेबल है, पर फिर भी कंपनी फायदा नहीं उठा पाई है। उम्मीद है कि आगे ये फायदा उठा पाए इन चीज़ों का। और दोस्तों अगेन पाम ऑयल ऐसा बिजनेस है जो कि जिसके प्राइसेस इंटरनेशनली जो प्राइसेस हैं उस पर कंट्रोल होते हैं, और इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी के बाद जो प्राइस आएगा उस पर कंट्रोल होगा। तो अगेन यहाँ पे इनका कोई प्राइस पे कंट्रोल नहीं है। अगेन एक कमोडिटी बिजनेस, फार्मिंग का बिजनेस है जो एग्रीकल्चर बिजनेस है कमोडिटी वाला, तो प्राइसिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है। कंपनी को फायदा तभी होगा जब ये R&D पे फोकस करे, जिससे ऑयल एक्सट्रैक्शन रेशियो बढ़े और लैंड एरिया भी इन्हें ज्यादा मिले और ज्यादा ये वॉल्यूम बढ़ा सके। तो ये सब सेगमेंट में दोस्तों ये तो क्लियर है, कंपनी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज्यादा बिजनेसेस कर रही है, पर कहीं भी इनका प्राइसिंग पावर नहीं है। B2B बिजनेस है और कमोडिटी बिजनेस है, जो कि इस बलराम सिंह यादव बहुत अच्छे से समझते हैं, और उसे सॉल्व करने के लिए कैसे इसको हैंडल किया जाए बेटर, उसके लिए वो वॉल्यूम पे फोकस कर रहे हैं, मार्केट शेयर पे फोकस कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये कमोडिटी बेस्ड कंपनी है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्रीमलैंड डेयरी। इसमें अगर आप देखेंगे न्यू जर्सी जो ब्रांड है इन्होंने एक्वायर किया था, और इसके तहत ये ऑपरेट करते हैं। क्रीमलैंड डेयरी के तहत ये जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र में डेयरी एंड डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट ये सेल करते हैं। पर इन्हें अगर आप कंपेयर करेंगे अमूल या जैसे बड़े प्लेयर से, तो ये बहुत ही छोटे प्लेयर हैं। इनका रीच अगर आप देखेंगे रिटेल आउटलेट्स में 75,000 का ही है। फार्मर्स में अगर आप देखेंगे 1.25 लाख फार्मर इनसे जुड़े हुए हैं। प्रोसेसिंग कैपेसिटी 10 लाख लीटर की है, ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी 7 लाख लीटर की है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये ऑपरेट तो करते हैं इसमें, और बहुत छोटे प्लेयर हैं, और ये जो ब्रांड भी है इतना पॉपुलर नहीं है न्यू जर्सी, जिसपे कंपनी ने फोकस जरूर किया है इस बार काफी। इन्होंने जो भी सारे प्रोडक्ट्स थे उसे रीलॉन्च किया है गोदरेज जर्सी ब्रांड से, और वो फोकस कर रहे हैं कि इसकी ब्रांडिंग पे फोकस करें और घी जैसे अलग अलग प्रोडक्ट भी लॉन्च करें। तो कंपनी का जरूर इसमें फोकस रहेगा। पर यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये फार्मर्स जो है इस सेगमेंट में उनसे कनेक्ट बढ़ाएं, और ताकि इनका जो सप्लाई साइड है वो क्लियर हो जाएगा, तब ये डिमांड को और ज़्यादा कैटर कर पाएंगे, स्केल कर पाएंगे। पर कंपनी अभी बहुत छोटी है, इस सेगमेंट से बहुत ज़्यादा इनको मार्जिन या रेवेन्यू नहीं आता है। तो अगर आप देखेंगे अगेन ये मिल्क का जो एंड सेगमेंट है, हॉरेका होटल्स रेस्टोरेंट कैटरिंग इम्पैक्टेड था, तो मिल्क भी इम्पैक्टेड हुआ, जिसकी वजह से इस सेगमेंट के नंबर्स बहुत अच्छे देखने नहीं मिले। ये सेगमेंट दोस्तों इनका 16% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉफिट जस्ट 3%। तो यहाँ भी मार्जिन प्रोफाइल अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ अगर गोदरेज जर्सी ब्रांड पे फोकस करते हैं और ये अगर अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा आके हमें आशाएं हो सकती हैं। पर अमूल इतना अच्छा है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा इनके लिए सब करना। तो रेवेन्यू वगैरह प्रोफाइल देखें दोस्तों तो डिक्लाइन देखने मिला है। एबिटा जरूर ग्रो हुआ है दोस्तों, एबिटा मार्जिन भी ग्रो हुआ है दोस्तों। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट ईयर भी ये थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था इन्हें। तो नंबर्स में अगर आप देखेंगे सेल्स डिक्लाइन हुए हैं, पर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ बढ़ी है, जो कि अच्छी चीज है। पर अगेन कमोडिटी बिजनेस और बहुत छोटे प्लेयर हैं इसमें, तो यहाँ इनको जो स्केल का एक बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा, स्कोप बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है और लास्ट दोस्तों इनका सेगमेंट है पोल्ट्री एंड प्रोसेस फूड। इसमें अगर आप देखेंगे 2008 में इन्होंने जॉइंट वेंचर किया था USA बेस्ड कंपनी टाइसन फूड्स के साथ, जिसके तहत ये प्रोसेस पोल्ट्री सेगमेंट में घुस गए, जिसमें अगर इनका दो ब्रांड है, रियल गुड चिकन जिसके तहत चिकन भी सेल करते हैं ये, और यमीज जिसके तहत वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी प्रोसेस चीजें ये सेल करते हैं।
ये कैटर किसको करते हैं? इंडिया की फूड इंडस्ट्री, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एंड मॉडर्न रिटेलर्स के थ्रू ये सब सेल करते हैं। इसके अलावा कंपनी लाइव बर्ड सेगमेंट में भी ऑपरेट करती है। लाइव बर्ड सेगमेंट अगेन प्राइसिंग कंट्रोल नहीं है, जो मार्केट रेट है उसी पे सेल करना पड़ता है। तो अगेन अ B2B बिजनेस, कमोडिटी बिजनेस, जिसमें कंपनी के हाथ में प्राइसिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लॉकडाउन की वजह से इनका जो डिमांड है रेडी टू ईट और इजी टू कुक फ्रोजन फूड प्रोडक्ट का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसका इन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया। और गोदरेज टाइसन फूड्स लिमिटेड ने ब्रांडिंग पे फोकस किया, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया। इसके अलावा ऑनलाइन सेल्स पे भी फोकस किया और इसके तहत ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट सेल करते हैं और काफी नए नए प्रोडक्ट भी इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो ये एक अगेन सेगमेंट दोस्तों है जहां मुझे लगता है कि ब्रांडिंग पे फोकस करके ये मार्केट और बढ़ाया जा सकता है। और क्योंकि अगर ये रियल गुड चिकन और यमीज जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, वहाँ मार्जिन प्रोफाइल इनकी इंप्रूव हो सकती है। लाइव बट कमोडिटी है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ इनकी मार्जिन वगैरह प्रोफाइल इंप्रूव नहीं हो सकती। इस सेगमेंट में दोस्तों एक प्रॉब्लम रहता है कि लाइव बर्ड सेगमेंट में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है या एनिमल में कि बर्ड फ्लू फैलता है, तो ये सेगमेंट इम्पैक्ट होता है। ऐसे ही कोविड को लेकर रूमर थे कि चिकन से जिससे फैलता है, तो इसकी वजह से इनका बिजनेस बहुत इम्पैक्ट हुआ था, लॉसेस में भी चले जाते हैं ऐसे टाइम पे ये कंपनी। तो यहाँ ये देखेंगे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लास्ट ईयर तक तो ये कंपनी लॉसेस बनाए कर रही थी सेगमेंट से, अब इस साल प्रॉफिटेबल हुई है। और ये प्रॉफिटेबिलिटी का रीजन है कि जो चिकन से रिलेटेड बर्ड फ्लू का इश्यू था वो सब सॉल्व हो गया और उसका कुछ ज़्यादा बेस था नहीं, रूमर्स थी थे, तो वो सब इश्यूज हुए नहीं, जिसकी वजह से इस सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है इनकी, अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबल बने हैं। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे दोस्तों 138 करोड़ की है, Q4 FY21 में ग्रोथ देखने मिली है हमें, ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ देखने मिली है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ देखने मिली है, लॉस से प्रॉफिटेबल बने हैं। पर अगेन अगर वापस से बर्ड फ्लू या ऐसे कोई रूमर्स आते हैं तो ये कंपनी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों कंपनी है इतनी कमोडिटाइज्ड है और इतनी प्राइसिंग पावर नहीं है किसी भी चीज में, और फिर कोई भी रूमर, सीजनैलिटी, क्योंकि फार्मिंग से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है, सीजनैलिटी और रूमर, ये सब चीजों से कंपनी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बुरी चीज है, मैं बोलूंगा ओवरऑल अगर देखेंगे तो। अगेन इस सेगमेंट के बारे में बात करें तो 10% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है, 5% प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। पर मुझे लगता है दोस्तों न्यू जर्सी, रियल गुड चिकन, यमीज, ऐसे ब्रांडेड में कंपनी फोकस करेगी, आगे बढ़ेगी, तो शायद काफी कुछ अच्छा इनके लिए हो सकता है, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा हो सकता है। एस्टेक लाइफ साइंसेज एक्विजिशन 100 मार्क्स टू दैट, उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ कंपनी को। एस्टेक लाइफ साइंसेज बहुत ही अच्छी कंपनी है, R&D ड्रिवेन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और उसके परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे शेयर के बहुत बेहतरीन है। और उससे कंपेयर कीजिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस, हार्डली कोई गेन हुआ है दोस्तों 2018 के लिस्टिंग के बाद, जिन्हें IPO में मिला था, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, कुछ भी रिटर्न नहीं मिले हैं, बहुत मिनिमल रिटर्न मिले हैं। पर अब क्या उम्मीद है अच्छे की, तो उसका भी जवाब हम जानेंगे। इसके पहले आगे उसमें बढ़ें तो सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर के बारे में थोड़ा बात कर लें। इसकी सब्सिडरी है गोदरेज एग्रोकेमिकल लिमिटेड, 100% ओन सब्सिडरी है, एग्रोकेमिकल्स में डील करती है। एस्टेक लाइफ साइंसेज और उसकी सब्सिडरीज भी हैं जो इनकी सब्सिडरी है। तो एस्टेक लाइफ साइंसेज जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका अलग से कवरेज होगा। अभी के लिए समझ लीजिए अच्छा है। ये क्रीमलैंड डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड एंड सब्सिडरी, वहां से हमने देखा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक है, मार्जिन प्रोफाइल बहुत बुरा है। ब्रांड पे फोकस करने की जरूरत है जो कंपनी कर रही है, और उसका हमें देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा आगे क्या फायदा होता है। और मिल्क बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, पर अब क्वार्टर में अगर आप देखेंगे अपने आसपास प्राइसेस बढ़ गए हैं मिल्क के, तो इस क्वार्टर के नंबर इससे जरूर अच्छे आने चाहिए। गोदरेज टाइसन फूड लिमिटेड, लॉकडाउन में बहुत फायदा हुआ, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट स्वीटमेंट की वजह से, यहाँ भी और उम्मीद हो सकती है कंपनी और आगे बढ़ाए और जिससे और ज्यादा फायदा हो। एक और सब्सिडरी इनकी गोदरेज मैक्सी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या करती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो काउज है वो सब सेल करती है, तो यहाँ पे भी इनका काम होता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों इतनी डाइवर्सिफाइड है ये कंपनी, इतनी ज्यादा चीजें कर रही है, सब चीजों को समझना, वैल्यूएशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी कंपनी में। जॉइंट वेंचर में देखेंगे दोस्तों तो गोदरेज एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड बांग्लादेश, जो कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एनिमल फीड सेगमेंट में ऑपरेट करती है, बहुत अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं, काफी अच्छा कर रही है बांग्लादेश में जॉइंट वेंचर, बहुत अच्छा है ये। ऑमनीवेयर इंडिया कैपिटल ट्रस्ट, ये एक जॉइंट वेंचर है दोस्तों जिसके तहत ये फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज, तो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की जो स्ट्रेटेजी है इस कंपनी की बहुत अच्छी है, जिसके तहत इन्हें एस्टेक लाइफ साइंसेस मिला, बहुत अच्छी बात है, वहां से इन्हें अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा अलराबा इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिट लाइबिलिटी कंपनी है लिमिटेड, ट्रेडिंग लिमिटेड, जो कि अगेन पोल्ट्री की ट्रेडिंग से लिंक्ड है, ये जॉइंट वेंचर है, UAE बेस्ड कंपनी है और गोदरेज का इसमें जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ देखेंगे सब्सिडीज जॉइंट वेंचर भी बहुत फैला हुआ बिजनेस है इनका, अगर मैं बोलूँ तो
काफ़ी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग है। तो अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ये है कि ये मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। पैंडेमिक में बड़े प्लेयर होने का फ़ायदा मिलेगा, मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। पैन इंडिया प्रेजेंस और बढ़ाएँ, जिससे सप्लाई चेन इनका है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंप्रूव होगा, जिससे इन्हें लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपको पता है कोई भी बिज़नेस के लिए सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, वहाँ सिनर्जीज भी इन्हें मिल सकती है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी का एरिया है इनका, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है पर वो सारे बिजनेसेस लिंक्ड हैं, पूरी तरह से अलग नहीं है। R&D की कैपेबिलिटीज ये और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे एस्टेक में काफ़ी बेटर है वैसे ये और भी सेगमेंट में बढ़ा सकते हैं। प्रोसेस में सेगमेंट में टाइसन के साथ जो पार्टनरशिप की बहुत अच्छी चीज़ थी। इसके अलावा जो फोकस रहेगा कंपनी का इनऑर्गेनिक बिजनेस ग्रो में, वो भी मुझे अच्छा लगेगा अगर ये एस्टेक जैसी और कंपनीज एक्वायर करते हैं। तो जैसा हमने देखा है फूड टेक में इन्वेस्ट करने के लिए इन्होंने एक जॉइंट वेंचर भी बना रखा है, अच्छी चीज़ है ये दोस्तों। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इस कंपनी के लिए। थ्रेड्स क्या है, कोविड-19 का इम्पैक्ट हमने देख ही लिया। हॉरेका सेगमेंट जो 33% इनके रेवेन्यू का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को कैटर करता है, वो इम्पैक्टेड था, तो ये भी इम्पैक्टेड हुए। लोकल और ग्लोबल वेदर की वजह से भी इन्हें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये फार्मर्स को हेल्प करते हैं, तो वेदर का प्रॉब्लम होगा तो इन्हें भी प्रॉब्लम होगा। रॉ मटेरियल की सीजनैलिटी अरेंजमेंट जो सप्लायर्स है, उसका भी इम्पैक्ट इन्हें बहुत ज़्यादा पड़ता है। और क्योंकि बिजनेस श्रिम्प में है, चिकन में है, ये सब में है, तो कोई सीजनल, बहुत ज़्यादा सीजनल बिजनेस है, तो कोई हर आप क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर सकते हैं, लास्ट ईयर के पिछले क्वार्टर से पिछले क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सीजन के बेसिस पे इनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो सब है, वो बहुत ज़्यादा बदलती रहती है। तो हालांकि कंपनी डाइवर्सिफाइड है, तो हर कोई क्वार्टर में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर आपको देखने मिलेगा। सेगमेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं लास्ट ईयर में, तो एनिमल सेगमेंट में जो प्रॉफिट है वो 24% से ग्रो हुए। उसका रीजन क्या था, R&D की वजह से इनके जो यील्ड्स है वो बढ़ गए। इसके अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत कम थे, जिसका इन्हें बहुत फायदा हुआ। एस्टेक लाइफ साइंसेस और अच्छा परफॉर्म किया, पहले भी और भी अच्छे परफॉर्म किए थे। इस साल भी अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसका 45% से बढ़ा। गोदरेज टाइसन फूड लिमिटेड बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने भी। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22.7 करोड़ था, कंपेयर टू जो लास्ट लॉस बनाती थी लास्ट ईयर तक, बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा जो इनकी बांग्लादेश की सब्सिडरी है, वहां भी अगर आप देखेंगे सेल्स और प्रॉफिट में बहुत बेहतरीन ग्रोथ देखने मिला है। प्रॉफिट बढ़ी है 43.8% से। क्रॉप प्रोटेक्शन में भी जो इनकी कोशिश थी कि जो कलेक्शंस इंप्रूव हो, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे कलेक्शंस बढ़ गए 27% से। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी सिमिलर रही है। ऑयल पाम सेगमेंट, इंटरनेशनली चीजें फेवरेबल थी, पर डोमेस्टिक प्रॉब्लम हुए, जिसकी वजह से व्हाइट फ्लाई अटैक की वजह से इनको प्रॉफिट इम्पैक्ट हुआ। जो कि उम्मीद है दोस्तों इस साल इन्हें इससे ज्यादा फायदा होना चाहिए। तो यहाँ इनको नुकसान हुआ है। और फ्रेश फ्रूट ब्रांचेस इम्पैक्ट हुए थे, उनका ऑयल एक्सट्रैक्शन रेशियो भी रिड्यूस हो गया था ये अटैक की वजह से। चलिए अब देखते हैं दोस्तों ये ट्रेड कैसे हो रही है। तो अगर आप देखेंगे इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों 13,343 करोड़ का है। करेंट प्राइस स्टॉक का 695 है। पी 42.5 है। पी देख के ज्यादा लग सकता है कमोडिटी कंपनी के लिए, पर ऐसा मत समझिए, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुई है, इसलिए पी ज्यादा लग रहा है। पी सही मैट्रिक नहीं है इस कंपनी को जज करने का। ओवरऑल अगर आप देखेंगे प्राइस अक्टूबर 2017 में लिस्टिंग के बाद से दोस्तों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, कंपनी ओवरऑल गिरी है। रिसेंटली आप देखेंगे थोड़ा अपसाइड दिखने मिला है। एक इंटरेस्टिंग चीज, प्रमोटर इसके बाय कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। प्रमोटर का भरोसा बहुत ज्यादा है। सेल्स अगर आप देखेंगे दोस्तों, सेल्स नंबर पिछले कुछ क्वार्टर से या तो गिर रहे हैं या स्टेबल हैं। इम्पैक्ट क्लियर है। पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हो रहे हैं उसकी वजह से मिल्क और चिकन की डिमांड इम्पैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। प्रॉफिट्स भी इम्पैक्टेड है। क्वार्टरली प्रॉफिट में अगर आप देख सकते हैं बहुत फ्लक्चुएशन है। जिस टाइम ओपन था दिसंबर में, सितंबर में प्रॉफिट अच्छे आए थे, पर वापस से मार्च में प्रॉफिट अगर आप देखेंगे खराब आया है। ईयरली ट्रेंड देखें दोस्तों तो 2013 से 2018 तक अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी से तेजी से ग्रो किया था कंपनी। 2019 के बाद से थोड़ी स्लोनेस आई थी। ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस का जो इन्फ्लेशन था वो रिड्यूस हो रहा था, तो डीग्रोथ देखने मिला था। सारी इंडस्ट्रीज में ये कंपनी भी इम्पैक्ट हुई थी, पर बिजनेस इतना ज्यादा इम्पैक्ट होने के बावजूद भी ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था। पर शेयर प्राइस को ज्यादा उम्मीद थी शेयर होल्डर्स को, और वो इतना डिलीवर नहीं कर पाया ग्रोथ, और जिसकी वजह से शेयर प्राइस में अच्छे रिटर्न देखने में नहीं मिले। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मैं बोलूंगा दोस्तों, तो कमोडिटी में होने के बावजूद अगर कोई कंपनी आपकी प्रॉफिट्स अपने मेंटेन कर पा रही है तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी में ग्रोथ नहीं आया है 2017 के बाद, देखेंगे 2018 में डी ग्रोथ आया, प्रॉफिट में फिर ग्रोथ आया और वापस से डी ग्रोथ आया, पर रिजिलियंट रही है, प्रॉफिट मेंटेन किया है, बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू स्टैग्नेंट होने के बाद या गिरने के बावजूद भी, तो अच्छी चीज है। इसके अलावा पर ये कमोडिटी कंपनी है दोस्तों, तो ये आप चीज ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों,
तो आरओसी नंबर्स एक देखना बहुत पसंद करता हूँ मैं कोई भी बिजनेसेस में। तो यहाँ आरओसी नंबर्स 18 के आसपास है, 20 के आसपास है, जो कि अच्छा है, बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। एक कमोडिटी कंपनी के लिए आरओसी नंबर काफी डिसेंट है। प्रमोटर होल्डिंग कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, बहुत अच्छी चीज है, पर एफआईआईडीआई की होल्डिंग कम हुई है। इवन बलराम सिंह यादव ने भी अपना स्टेक इस कंपनी से कम किया है, तो एक नेगेटिव चीज है। तो ओवरऑल मैं क्या बोलूंगा दोस्तों इस कंपनी के बारे में, तो ओवरऑल हमने जैसे देखा कि दोस्तों क्रॉप में बहुत अच्छा है, मार्जिन कम है। पाम ऑयल में चीजें फेवरेबल है, पर इन्हें लास्ट ईयर नुकसान हुआ था, होपफुली इस साल उससे फायदा होगा। डेयरी में बहुत अच्छा प्रेजेंस नहीं है, बहुत स्मॉल प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा स्कोप है वहां उन्हें इंप्रूव करने का। क्रॉप प्रोटेक्शन में जो एस्टिक लाइसेंस है, बहुत अच्छी सब्सिडी है, उससे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें देखने मिल सकता है। इसके अलावा गोदरेज टाइसन फूड्स अच्छा सेगमेंट है, प्रॉफिटेबल हुआ है और ग्रोथ देखने मिल सकता है। इसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन सॉरी एनिमल फीड में जो इनकी बांग्लादेश की सब्सिडी है वो भी अच्छा कर रही है। इसके अलावा कंपनी इतनी बड़ी है, तो पैंडेमिक जैसे टाइम में नुकसान जरूर हो रहा है, पर ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, जो कि इनके लिए बहुत फेवरेबल है। तो ओवरऑल मैं क्या बोलना चाहूंगा दोस्तों कि ये कंपनी बहुत ज्यादा लिंक्ड है पैंडेमिक से। अगर थर्ड वेव ऑफ पैंडेमिक आता है, थर्ड वेव अगेन से, तो ये कंपनी को वापस से इम्पैक्ट होगा, कमोडिटी प्राइसेस वापस से गिर जाएंगी और काफी ज्यादा नुकसान होगा। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के लिए कंपनी बहुत अच्छी है, आप सिग्नल्स देखिए, ट्रेड करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएंगे। पैंडेमिक नहीं आएगा विद थर्ड वेव, तो ये कंपनी मुझे लगता है दोस्तों कि यहाँ से डबल भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट शेयर गेन किया है, वॉल्यूम में भी गेन कर रहे हैं, आर&डी फोकस इतना किया है, तो कंपनी ने काम बहुत कुछ किया है, पर नंबर्स में नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिजनेस सिनारियो ही इम्पैक्ट हो गया है। और अगर आप एक इन्वेस्टर है दोस्तों, और अगर आपको पेशेंस है इतना कि आप थर्ड वेव आता है और ये प्राइस गिरता है 10 to 20% और आप वो सह सकते हैं, तो आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। या फिर आप क्या करिए कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए जब गिरता है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है दोस्तों थर्ड वेव ऑफ पेंडेमिक आएगा और तब इस कंपनी को वापस से प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है शेयर प्राइसेस वापस से गिर सकते हैं। पर ये कंपनी है जिसे कोविड का पूरा जो एंड है उसे प्ले किया जा सकता है। अगर आपको लगता है थर्ड वेव नहीं आएगा और कोविड एंड होगा, तो ये कंपनी सीधे सीधे डबल हो जानी है, क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जानी है। हॉरेका सेगमेंट पूरी तरह से ओपन हो जाना है, होटल रिसोर्ट सारा सेगमेंट, और इसका प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। पर मुझे लगता है थर्ड वेव आएगा तो शायद शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप किससे कंफर्टेबल हो, उसके बेसिस पे ही इसमें एक्सपोजर लीजिए। और ये ध्यान में रखिए कमोडिटी कंपनी है, कमोडिटी का साइकिल अब इसका फेवरेबल है, तो ये अब और अच्छा करेगा। रिस्क यही है लॉकडाउन, कोविड अगर थर्ड वेव आता है तो ये वापस से गिरेगा, और कोविड थर्ड वेव नहीं आता है दोस्तों और पूरी तरह से कोविड खत्म होता है, तो ये शेयर डबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है थर्ड वेव आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो थोड़ा सोच समझ के ही, रिस्क ध्यान में रखते हुए इसमें एक्सपोजर लीजिए, या तो फिर ट्रेड करिए। ट्रेड के लिए सबसे सही कंपनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू नहीं है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, वॉल्यूम पे फोकस किया है, ग्रोथ देखने मिला है हमें, रेजिलियंसी बहुत ज्यादा दिखाई है, ये सब बहुत अच्छे फेवरेबल पैरामीटर्स है। इसके अलावा प्रमोटर्स भी स्टेक बढ़ा रहे हैं, वो भी फेवरेबल चीज है। तो ओवरऑल इस बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए कि ये एनालिसिस कैसा लगा आपको, और इस कंपनी के साथ आप क्या करना चाहेंगे। जैसे जैसे अपडेट आएंगे दोस्तों इस कंपनी के रिलेटेड, और जैसे हमें लगेगा कि नहीं आप सही टाइम है इसमें एंट्री करने का, या आप रिस्क पड़ गए हैं, मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में बताऊंगा। तो उसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कम्युनिटी को फॉलो करते रहिए। इस वीडियो के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद।